गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है सबको क्लियर? बेटा आवाज आ रही है सबको क्लियर? गुड मॉर्निंग। यस सर, आ रही है। ठीक है। चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में से किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? जब भी लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें से किसी को कुछ पूछना है? बोला बेटा किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है क्या? सर, आपने होमवर्क दिया था ना, अच्छा, तो सर उसको वो बता देना। आंसर्स चेक कर लेंगे हम एक बार। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। आई थिंक मैंने क्वेश्चन अपने मन से दिए थे, बताओ क्या क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? सर फर्स्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन। अच्छा, CO गैस था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20 Na इलेक्ट्रॉन। यही था क्वेश्चन? यस सर। चलिए, 20 Na इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के और 8 ऑक्सीजन के। टोटल कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर ये न्यूट्रल रहता है एक मॉलिक्यूल में। डन? ठीक, यानी अगर 1 मोल CO अगर मैं लेता हूँ, 1 मोल CO में कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। 20 Na इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ? 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा। ठीक है, यानी अब इस एरो को उल्टा चलाओ। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मोल में होंगे? आंसर होगा 1/14 मोल ऑफ CO। दैट मींस 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे? दैट इज 1/14 into 20 मोल ऑफ CO। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 10 जा 2 7। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितने आएंगे? 10/7। ठीक है, किसी कोई डाउट? इसके नंबर ऑफ मोल्स ने मास निकालना था। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, अब इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा 40 ग्राम आएगा आई थिंक। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन मैंने दिए थे क्या? यस सर। बताइए। सो सेकंड क्वेश्चन था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml of H2O at 1 atm
and 273 Kelvin temperature. क्या H2O है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने पूछा है। Yes sir, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। H2O में से 54 ml दे रखा है। 54 ml है, H2O है और 1 STP वाला गिवन है और न्यूट्रॉन हमसे पूछा था, ठीक है। H2O लिक्विड गिवन होगा सर एट 1 atm and 273 केल्विन। अच्छा, एट 1 atm एट 273 केल्विन, दैट मींस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो बेटा H2O अगर लिक्विड फॉर्म में है 54 ml का मतलब क्या हुआ कि ये 54 ग्राम है हमारे पास, है। यस सर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml और फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, हमने वहां से निकाला 54 ग्राम, ठीक है। 54 ग्राम का मतलब H2O के अगर नंबर ऑफ मोल्स आप लिखना चाहो तो कितना आएगा, 54 डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास कितना होता है 18, यानी 18 3 जा 54 3 मोल है, ठीक है। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, ठीक है। ऑक्सीजन पे न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो एक तो प्रोटॉन ही होता है, दैट मींस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0 होते हैं। तो ऑक्सीजन में टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे 8 न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, दैट मींस 1 मोल H2O में 8 मोल न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। हमारे पास कितने मोल है, 3 मोल ऑफ H2O है, दैट मींस कितने होंगे 24 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं कितना होगा 24 Na, बस आंसर हो गया। यस सर यही है सर, अगला भी है क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। Calculate number of protons in 90 gram of CH3COOH negative। CH3COOH है या CH3COO माइनस है? CH3COOH माइनस है सर। माइनस है, ये होगा CH3COO माइनस, ऐसे लिखा होगा। यस सर यही है। CH3COO नहीं है, यही है ना? हाँ नो है, यस सर। ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है, नहीं हो सकता, कहाँ पे H नहीं है? सर H क्यों नहीं हो सकता, CH3COOH नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन आंसर बदल जाएगा, ध्यान रखना। फिर CH3COOH से नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग आएंगे और CH3COO माइनस से नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग आएंगे। मैंने तो CH3COOH से कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है बिल्कुल है, आपका आंसर गलत आएगा। ओके तो सर मैं इससे कर लूंगा। ठीक है, ये एनायन है, इसमें एक आपका प्रोटॉन कम आएगा, इसमें CH3COOH से एक प्रोटॉन ज्यादा आएगा क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। चलिए इस हिसाब से क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है कितने ग्राम में, 90 ग्राम। यस सर 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम में आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 6, हाइड्रोजन में कितना होता है 1 और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 8।
यानी CH3 COO माइनस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? तो 2 कार्बन है यानी 6 × 2 प्लस 2 ऑक्सीजन है दैट मीन्स 2 × 8, 3 हाइड्रोजन है दैट इज 1 × 3। 12 और 16 28 3 31 प्रोटॉन हो गए आपके CH3 COO माइनस में। अगर देखिए यही आपका CH3 COO होता ना तो 32 प्रोटॉन हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कहा हुआ है CH3 COO माइनस में 31 प्रोटॉन है, 90 ग्राम में आपको बताना है कितने प्रोटॉन। CH3 COO माइनस का मोलर मास कितना आया? सर 59। ठीक है 59। 59 31 प्रोटॉन, यानी अगर इसमें मैं कहूँ कि इसके 1 मोल में कितने प्रोटॉन होंगे तो आंसर होगा 31 मोल ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 90 ग्राम का मतलब कितने मोल हुए? 90 डिवाइडेड बाय 59 मोल हुए। ठीक है, यानी 90 डिवाइडेड बाय 59 मोल में कितने होंगे? आंसर आएगा 31 × 90 डिवाइडेड बाय 59 मोल ऑफ प्रोटॉन। (47.12 protons. हाँ ऐसे ही कुछ कह सकते हो। ठीक है, चलिए इसको आगे चलते हैं। आप बेटा इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है क्या? सर एक क्वेश्चन मेरा है। बोलो। सर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? सर ऑब्जेक्टिव है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यस सर। गैस है या लिक्विड है? सर कुछ अभी नहीं दिया है सर, डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml। हाँ जी बोलो, कोई और कुछ पूछ रहा था? यस सर। हाँ सर बोलो। डेंसिटी आपने प्रोटॉन्स लिए हैं हाँ सर, वहाँ पे आपने 6 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 कार्बन है ना। कार्बन तो सिर्फ एक है। 2 है, 2 है। सर एक है CH3COO। हाँ तो 2 कार्बन हो गए ना। अच्छा हाँ सॉरी सर। हाँ बेटा, आपका क्या डेंसिटी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको कितना कहा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का हुआ है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से पूछा क्या बेटा आपसे? वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, इसका मास कितना होगा? H2O के 1 मॉलिक्यूल का मास आएगा 18 EMU होता है। ठीक है, अगर आप इसे ग्राम में मास लिखोगे तो आएगा 18 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम इसका मास आया। अगर आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो ग्राम हटा के ml कर देना, आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने कैसे किया वो समझो। 18 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम आपका मास हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो आप यहाँ वॉल्यूम को लिखोगे तो 1 नीचे आएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, यानी वॉल्यूम इक्वल टू कितना है? 18 × 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर ml है। ml ऊपर उठ के आ गया, ग्राम से ग्राम कट गया, आंसर क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू 18 × 1.6 × 10⁻⁻24 ml। ओके सर। ठीक है, चलिए अब हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कैलकुलेट करना सीख लिया। अब आगे चलते हैं। अभी सर एक और क्वेश्चन रह रहा है। बोलो। एक और दिया था, 4 दिए थे। अच्छा, हाँ हाँ बताओ बताओ। Calculate volume at STP of NO2 which contains 46 Na electrons. NO2 46 Na इलेक्ट्रॉन, हाँ STP पे इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 46 इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल में। नहीं, 8 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
हाँ 23 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके और 16 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके, टोटल कितने हो गए 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 46 Na इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हो गए 46 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ NO2 कंटेन कितना 23 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ आना है, अब एरो उल्टा बना दो, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 23 मोल ऑफ NO2। हमें कितने चाहिए 46 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1/23 इंटू 46 दैट इज मोल ऑफ NO2 हमें चाहिए होगा। 23 से 2 काट दिया, यानी कितना चाहिए 2 मोल ऑफ NO2। अब आपसे जो पूछा वो निकाल लो, वेट पूछा, वॉल्यूम पूछा, कुछ भी पूछा निकाल लो। मोल हमें पता चल गया, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, तो 2 का कितना होगा 44.5 लीटर। सर 44.8 Na लीटर्स लिखेंगे या फिर सिर्फ 44.8 लीटर? बेटा Na नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसको मत इंट्रोड्यूस कर देना। वो Na में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, 44.8 Na लीटर लिखेंगे मतलब बहुत ज्यादा होगा क्वांटिटी। ओके सर। आप में से कोई ऐसा है जिसके सारे पार्ट सही रहे, 4 के चारों? मेरे सर। आप तो 44.8 Na लिखा था। नहीं, मैं अभी एकदम दिमाग में आया, पूछा मैंने, जैसे कि हमने मोल कर लिया, वो मोल से हम मॉलिक्यूलर उसमें चेंज करेंगे। चलो ठीक ठीक। Na उसमें अभिषेक सिंह विपुल सिवार से। आपका बेटा नाम क्या है? अभी जो Na वाला डिस्कस कर रहा था, बेटा आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 3 लोगों के सही हुए हैं। सर पर मेरा एक डाउट था। बोलो सर, असाइनमेंट में से पूछ लूं? नहीं, असाइनमेंट वो जो शीट है ना मॉड्यूल, उसमें से। यस सर। उसको मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, तब आप डिस्कस कर लेना। ओके सर। ठीक है सर हाँ जी। जो 1 मोल ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन था, उसे हम ऐसे नहीं कर सकते, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह करते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे पता करोगे? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 1 मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसको Na से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। यस सर। यही ना? ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल से आपसे क्या कहा हुआ था, उसमें पूछा क्या था? वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ मोल पता चल गया, उससे वॉल्यूम निकालो, देखो आंसर सेम आएगा। लेकिन वो उसमें से नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टैब है तो उसमें से नहीं है। देखो 1 मॉलिक्यूल दे रखा है, आप उसमें नंबर ऑफ H2O निकालोगे, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल ऑफ H2O हो गए, दैट इज 1/Na मोल ऑफ H2O हो गए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ था? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम पूछा था। 1/Na मोल ऑफ H2O हो गया। अब इसका मास ऑफ H2O निकालोगे आप अगर, तो आपको ये करना पड़ेगा ना, एक मोल इतने नंबर ऑफ मोल H2O का मास कितना आएगा, तो दैट इज 1/Na मल्टीप्लाई बाई 18 ग्राम करोगे ना आप। मास ऑफ सर H2O लेकिन आंसर इसका 2.88 है, मेरा 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आंसर क्या है 2.88 इंटू 10⁻⁻23। और अपना क्या है 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24। 18 छक 108, 18 कम 18, 10 28 आ तो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 2.88 इंटू 10⁻23 था, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन सर इस तरीके से नहीं आ रहा जो मैं बता रहा था। इससे भी आएगा। 1/Na है 1/6.023 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो बेटा 1/Na ही तो आपका ये होता है 1.66 इंटू 10⁻24। 1/Na की वैल्यू इतनी आती है। इससे डिवाइड करोगे ना तो 6 3 18, 3 से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगी,
तो 2.88 के समथिंग आ गया। अब 18 को 6.023 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। ओके सर, ठीक है। 3 से थोड़ा सा ठीक है। लाइटली कम आएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ चार्ज वगैरह पढ़ लिया, कितने किस पे निकालना है। नेक्स्ट लिखिए मोल परसेंट एंड मास परसेंट ऑफ ए मिक्सचर। मोल परसेंट एंड मास परसेंट और मिक्सचर। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास दो मिक्सचर है अलग अलग, ठीक है, ए और बी। इनका हमें मास गिवन है डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, मतलब अलग अलग वेट हमने दिए हुए हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमको गिवन है Na के बराबर, और इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, Nb के बराबर है। ठीक, दैट मीन्स अगर मैं मास परसेंट ऑफ ए की बात करूं, मास परसेंट ऑफ ए, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो सिंपल आपको सपोज एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे पास दो कंपाउंड का मिक्सचर था, एक ए था और एक बी था। ए मेरे पास 20 ग्राम है, बी मेरे पास 30 ग्राम है। अब मैं पूछूं मास परसेंट क्या होगा ए का, तो आंसर आप क्या दोगे? सर 2/5। 2.5, सिंपल, मतलब जो आपको वेट गिवन है डिवाइडेड बाई आप टोटल वेट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, यानी वेट डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। इसको मैं क्या लिखता हूँ, डब्ल्यू टी के बराबर लिखता हूँ, यानी टोटल वेट हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मास परसेंट ऑफ ए हो गया। अब मैं अगर पूछता हूँ मोल परसेंट ऑफ ए, इसी को थोड़ा सा और आगे ले जा सकते, दैट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज मोल परसेंट ऑफ ए। ठीक है, इस टर्म को कुछ लोगों ने अगर शायद देखा हो कभी बचपन में, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसको, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं भी पढ़ाऊंगा इसको। तो कंसेप्ट लास्ट में आपके टर्म में आएगा, कंसंट्रेशन टर्म में। अच्छा, बड़ा बड़ा लिखूं? ठीक है, चलिए बेटा, नोट कर लिया सबने? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चीज देता हूँ।
चलिए बेटा, आप क्लियरली दिख रहा है सबको? अब मैंने एंगल थोड़ा बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। देखिए ये क्या होता है एग्जैक्टली। सपोज हमारे पास कार्बन है, इसके अलग अलग आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, जैसे C12 है, C13 है और C14 है, ठीक है। इनके अलग अलग आइसोटोप्स हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम आपके इन्वायरमेंट में कितना प्रेजेंट है उसे कहते हैं परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट 99.1% प्रेजेंट है, ये हमारे इन्वायरमेंट में 0.05% प्रेजेंट है और ये हमारे इन्वायरमेंट में 0.851% प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये होता है कि हम पीरियड टेबल में किसका मार्क्स रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या करते हैं? जो जितना परसेंट प्रेजेंट होता है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स इसका एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा? दैट इज 99.1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, प्लस 13 इंटू 0.05 प्लस 14 इंटू 0.851 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इससे क्या आता है? आपका एवरेज एटॉमिक मास आता है, हाँ, नियर 12 आएगा, ठीक है। इससे आपका क्या आता है? फाइनल आंसर में एवरेज एटॉमिक मास आता है। सिमिलरली इसका भी आप एक चीज एग्जांपल देखोगे आप, क्लोरीन का, इसका आपको मेजरली मिल जाएगा, हर बुक में हर जगह पे लिखा हुआ। तो क्लोरीन क्या होता है? 17, 35, ठीक है, 17 और 35 है। ये हमारे पास कितना परसेंट प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट 75% प्रेजेंट। उसके बाद फिर हमारे पास है क्लोरीन 17, 37, ये कितना परसेंट प्रेजेंट है? 25% प्रेजेंट है। अगर हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, वो कितना आएगा? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, ये अप्रोक्सीमेट आता है 35.5 के। तो जब हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जनरली हम 35.5 लिखते हैं, ठीक है। सर समझ में नहीं आया। अरे देखो, आपसे कोई अगर पूछेगा पीरियड टेबल में लिखने के लिए कि आप क्लोरीन का मास लिखो, ठीक है, तो आप कौन से क्लोरीन का मास लिखोगे? 35 वाला या 37 वाला? 35.5 याद किया हमने तो। ये कैसे है 35.5? वही बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जब इसका पीरियड टेबल में मास लिखना होता है तो बेसिकली मास क्या होता है हमारे पास? मास हमने सिंपल पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो वैल्यू तो एक नंबर में आनी चाहिए थी ना, पॉइंट में कैसे आती है? तो हम क्या करते हैं, सबको जो जिस हिसाब से जितने लेवल में प्रेजेंट है या जितने परसेंट में प्रेजेंट है उसको उतने परसेंट के हिसाब से डिवीजन दे देते हैं,
ठीक है, टोटल हमने मान लिया 100% है क्लोरीन हमारे पास। 35 वाला कितना परसेंट है? 75% है, यानी 35 का 75 प्लस 37 वाला कितना परसेंट है? 25% प्रेजेंट है, एंड 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। सर ये 25% कहाँ से पता पड़ी कि 25% है? ये बुकिश डाटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में लिख के देगा। ठीक है, ऐसे तो मुझे भी कार्बन वाला 0.05 0.851 नहीं याद है, ये कभी पूछेगा ही नहीं पेपर में आपसे। आपसे तो ये पूछेगा ना एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होता है, वो सब पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी है, आपको ये याद करना है कि निकालना कैसे है। ठीक है, अच्छा परसेंट लिख दे, सॉरी 35.5 मास आएगा, एएमयू लिख लेना, परसेंट नहीं आएगा, 35.5 आएगा, मास की वैल्यू है वो। ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे चले। बेटा अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी एप्लीकेशन कराता हूँ, इसको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास क्या है। मोलर मास अभी हालांकि मैंने लिखा है नहीं, चलिए समझिएगा। नेक्स्ट हमारा एवरेज मोलर मास है। ठीक है, उससे पहले एक सवाल दे देता हूँ आपको। चलिए, हमारे पास एक बोरॉन है, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B10 एंड B11। ठीक है, आपसे क्या हुआ, इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8 AMU, then calculate percentage of B10 and B11 in the mixture। चलिए बेटा आंसर बताइए जल्दी इसका। एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन देने का मतलब क्या है? एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है पॉइंट में, अगर दिया हुआ है। चलिए बेटा आंसर बताइए जल्दी। चलिए मैं बताता हूँ, 30 या 70 नहीं,
चलिए देखिए, आपके पास B10 और B11 है। बेटा एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, या एवरेज मोलर मास का मतलब ऐसा होता है कि एवरेज एटॉमिक मास समझिए कि मान लीजिए आपने 100 ग्राम या फिर एयर में से 100 ग्राम आपने एयर पकड़ ली, ठीक है, तो 100 ग्राम में से कुछ परसेंट हिस्सा क्या होगा, B10 होगा, और कुछ परसेंट हिस्सा B11 होगा। या फिर कह लीजिए 100 मोल आपने गैस ट्रैप किया, तो उसमें से कुछ परसेंट B10 होगा, कुछ परसेंट आपका B11 होगा, लेकिन एक कंसंट्रेशन की टर्म है। मान लो मैं आपसे कहूँ एक बाल्टी भर के आपने चीनी घोला है, ठीक है, तो उस बाल्टी में क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर ऐसे कह लीजिए पूरी बाल्टी 5 लीटर की है और हमने 5 किलोग्राम चीनी डिजोल्व किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5000 ml में 5000 ग्राम चीनी है, यानी डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml है। यानी अगर मैं इसमें से 100 ml वाटर निकालूंगा तो इसमें से 100 ग्राम चीनी, ये हो गया मिक्सचर कंपोजिशन। ऐसे ऐसे B10 और B11 है। अगर आपसे परसेंटेज कह दिया कि 20%, 80% या 30-70, इसका मतलब अगर आप 1 मोल लोगे तो उसमें 0.3 मोल B10 मिलेगा और 0.7 मोल B11 मिलेगा। कहने का मतलब ये होता है, इसलिए आपका सिंपल एटॉमिक मास टर्म हम यूज कर सकते हैं। तो B10 आप मान लो X% आपके पास है, B11 मान लो 100 - X% है आपके पास, ठीक है। B10 का मतलब बोरॉन जिसका एटॉमिक मास 10 हो, नीचे लिख दे, ऊपर सर पे रहेगा, और B11 मतलब एटम जिसका एटॉमिक मास 11 हो। फॉर्मूला क्या पड़ा है, एवरेज एटॉमिक मास का 10 इंटू एक्स, 11 इंटू जितना परसेंट ये प्रेजेंट है 100 - x डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना है 100%, इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है 10.8। बताइए किसी को कुछ डाउट है इसमें? आंसर है 20 और 80। अच्छा रिपीट कर दो बेटा, आपसे क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ है कि बोरॉन 2 अलग अलग मास का हमारे पास प्रेजेंट है। एक मास बोरॉन का 10 है और एक मास हमारे पास 11 है। हमने उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो कितना आ रहा है 10.8, ठीक है। एटॉमिक मास में तो हम लास्ट में एवरेज ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास मिक्सचर था उसमें 10 वाला कितने परसेंट है और 11 वाला कितने परसेंट है। आपसे सिंपल सा मैथ वाला सवाल पूछा है, केमिस्ट्री का इसमें कुछ नहीं लेना देना कि आपके पास कुछ नंबर 10 है कुछ नंबर 11 है, तो उसने ये पूछा है कि 100 में से कितने 10 है और कितने 11 है, जिससे एवरेज 10.8 के बराबर आना चाहिए। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो B10 आपका कितना आ रहा है 20% आ रहा है और B11 कितना आ रहा है 80% आ रहा है। B10 हमारे पास कितना आ रहा है 20% और B11 कितना आ रहा है हमारे पास 80%। सर इसके आगे भी एक बार सॉल्व करके थोड़ा बता दीजिए। इसके अच्छा, आगे ये कितना लिखा है 100, ये जो 1000, 1080, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x, ठीक है, 1100। 10x में से 11x कटा होगा माइनस x प्लस 1100 इक्वल टू 1080। इसको इधर लेके आओगे तो कितना आएगा -20 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 20। ओके सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एवरेज मोलर मास।
एवरेज मोलर मास। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर। ये ज्यादा अच्छा काम है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसको हमने बंद कर दिया। कंटेनर में हमारे पास ढेर सारी गैस है। ढेर सारी गैस का होता है SO2 है, CO2 है, N2 है, H2 है और दुनिया भर की गैसेस हैं। ठीक है, SO2 की नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, ठीक है। अब आपसे कहेगा एवरेज मोलर मास निकालने को। एवरेज मोलर, ठीक है, एवरेज मोलर मास देखिए क्या होता है कि एक मोल के लिए आपके पास एवरेज कितना मास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो कैसे आप निकालोगे, जितने टोटल मास हो जाए, वेट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या टोटल, तो हम उससे निकालते हैं एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। आप इसको एक जनरल टर्म ऐसे समझिएगा कि हमारे पास एक वाटर का सॉल्यूशन था, मतलब सिंपल वाटर था। ठीक है, जैसे हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ एक दो चीजें और ऐड कर दी। ठीक है, अभी हमने क्या किया था कि अगर इसके 1 ml का आप सिंपल जब कुछ नहीं मिलाया था तब इसके 1 ml का वेट कितना आता, 1 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें मिला दी तब 1 ml का वेट किसके बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू 1 ग्राम आएगा। 1 ग्राम से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। लेकिन जनरली इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम से आपका ज्यादा ही आएगा। 1 ml आप लोगे तो 1 ग्राम से ज्यादा आएगा, क्योंकि डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर ml नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने कई सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। तो इसमें मिक्स करने से क्या हुआ कि टोटल आपको, ये हमने निकाला कैसे समझिएगा। हम क्या करते हैं कि इसमें जितने मास प्रेजेंट है सबका टोटल मास निकाल लेते हैं। सबका टोटल मास कैसे निकलेगा बेटा, सबका टोटल मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ SO2। ये किसका वेट हो गया, SO2 का वेट हो गया। ठीक है, फिर अगर हम CO2 का वेट निकालना चाहें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड इंटू मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ N2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसे हम कहते हैं एवरेज मोलर मास। दैट मीन्स पहले सबका मोलर मास अलग अलग था, अब सबको हमने मिक्सअप कर दिया। अब मिक्स करने के बाद हमने 1 मोल निकाला है तो उस 1 मोल का मास अलग आया। ठीक है, इसको दोबारा से ऐसे समझिएगा कि मान लो हमारे पास क्या था कि एक कंटेनर में क्या क्या भर दिया, SO2 भर दिया, CO2 भर दिया, N2 भर दिया, H2 भर दिया, ढेर सारी गैस भर दी। 1 मोल SO2 का मास हमें पता है 64 आता है, 1 मोल CO2 का मास हमें पता है कि 44 आएगा। अब मिक्सचर कर दिया बेटा, तो उसमें से 1 मोल अगर आप हाथ डाल के ऐसे निकालोगे 1 मोल गैस की, हम 1 मोल गैस निकाल लें, तो उसमें बेटा कुछ ना कुछ CO2 भी आएगा, कुछ SO2 भी आएगा, कुछ N2 भी आएगा, कुछ H2 भी आएगा। तो जो अभी आपने 1 मोल गैस हाथ डाल के निकाला है, उस 1 मोल का वेट किसके बराबर आएगा, मुझे 1 मोल गैस निकालना है, उसका एग्जैक्टली वेट किसके बराबर आएगा, तो आंसर है जो आपने एवरेज मोलर मास निकाला होगा उसी के बराबर आएगा। समझ में आया एवरेज मोलर मास क्या है। तो थोड़ा सा आ गया, अच्छा नहीं आया, अर्चित जैन को नहीं आया, और किसको नहीं आया, अच्छा एक लोग को थोड़ा सा, एक लोग को नहीं आया था। अच्छा
माधव बेटा आपको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा नहीं आया है। चलो बहुत सारे लोगों को आया भी है, कई सारे लोगों को नहीं आया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। डन। सबसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कंटेनर लिया, इसमें ढेर सारे शुगर भर दिए। ढेर सारे शुगर का मतलब मान लो आपने इसमें 3 किलोग्राम शुगर ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या ढेर सारे सॉल्ट भर दिए, ठीक है। इसमें 2 किलोग्राम मैंने सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा, एक हमारे पास कंटेनर है, एक छोटा सा पॉट ले रखा है, ऐसे बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन को मैंने इसमें डाल के भर के निकाला एक बार, ठीक है। फिर इसका वेट कर लिया, तो हमारे पास मान लो कुछ W1 वेट के बराबर शुगर आ गया। अब इस पॉट को इसमें डाल दिया, डाल के भर के निकाला। अगर यहाँ से निकाला तो क्या है W1, अगर यहाँ से निकाला तो क्या है W2, ठीक है। मतलब 2 कप भर के, 1 कप भर के हमने चीनी ले लिया, 1 कप भर के हमने नमक ले लिया, ठीक। फिर दोनों को हमने एक बड़े कंटेनर में मिला दिया। तो बड़ा वाला कप था, ऐसे भगोने में भर के मिला दिया। अब मैं इसको दोबारा से भेजता हूँ, इस कप से दोबारा से चीनी और शुगर का मिक्सचर निकलेगा। मैंने मिला दिया, गलाया नहीं है, मतलब से मिक्सअप किया। अब बेटा बताइए, अगर मैं इसमें से 1 कप भर के दोबारा से मिक्सचर को निकालूं, क्या उसका वेट W1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। W2 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स उसका कुछ एक एवरेज अगर हम निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा, कि हम बता दें कि हाँ इसका एवरेज इतना है, ठीक है। तो उस कप भर के अगर आप निकालोगे, ठीक, तो वो हमारा कैसे आएगा? इसमें से हमने कितना निकाला था? W1 ग्राम 1 कप, W2 ग्राम 1 कप, ठीक है। मान लो 2-2 कप निकाला, ये भी 2 कप निकाला, ये भी 2 कप निकाला। तो पहले वाले कप की वजह से वेट कितना आया होगा? 2W1। दूसरे वाले वेट के कप की वजह से वेट कितना आया होगा? 2W2। टोटल कितने कप हो गए थे? 4। टोटल डिवाइडेड बाई 4, यानी एवरेज वेट किसके बराबर आएगा? W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मैं 1 कप भर के निकालूंगा तो उसका वेट W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये सही बता रहा हूँ? मतलब मान लो W1 100 ग्राम रहा होगा और W2 हमारे पास 150 ग्राम रहा होगा, 250। अब मैं कह रहा हूँ कि मिक्सचर जो हमने बनाया है, अब मैं वापस से 1 कप भर के निकालूंगा तो 100 प्लस 150/2 आएगा, 125 ग्राम आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर सही है? क्या बेटा आंसर सही है? यस सर। सही है, ठीक है। पता नहीं तो पता नहीं अभी भी, चलो मैं पता करवा देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, इसके 1 कप का वेट कितना है? 100 ग्राम है। इसके 1 कप का वेट कितना है? 150 ग्राम है, ठीक है। मैंने 2-2 कप दोनों के मिलाए, इस फाइनल का वेट कितना रहा होगा? 100, 200 और 150, 50, 300, यानी टोटल वेट 500 ग्राम रहा होगा।
यहाँ तो क्लियर समझ रहा है? 500 ग्राम वेट है टोटल। बेटा 500 ग्राम होगा, सबको पता चल गया? ठीक। अब बेटा 500 ग्राम को 4 बराबर कप में निकालोगे तो एक कप में कितना वेट आएगा? 500 ग्राम को 4 बराबर कप में निकालोगे तो कितना वेट आएगा? 400 बटे 500 बटे 4 करो, कितना आंसर आ रहा है? 125। 125। ये मैंने मैथमेटिकली यही तो निकाला है। अब पता चल गया 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 आएगा कैसे? ठीक। ये मिक्सचर का हमारा एवरेज, इसी को हमने एवरेज मोलर मास या एवरेज मास नाम दिया। अब इसको गैस के साथ अप्लाई करो। ये तो चीनी शुगर था इसलिए समझ में आ गया हम लोग का। अब दूसरे के साथ हमने क्या किया था कि एक कंटेनर था, उसमें ढेर सारी गैस भर दी। सब अलग अलग गैस भरते हैं। इसमें मैंने SO2 भर दिया था, नंबर ऑफ मोल्स N1, CO2 भर दिया था, नंबर ऑफ मोल्स N2, और इसमें मान लो N2 भर दिया था, नंबर ऑफ मोल्स। बेटा तीनों में से अगर आप किसी में से भी 1 मोल गैस निकालोगे तो SO2 में से अगर 1 मोल गैस निकाल लो, कहीं से भी हाथ डालो, एक मुट्ठी भर के गैस निकाल लिया मैंने, मान लिया 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल गैस का वेट कितना आएगा उसमें? 64। अब थोड़ा दिमाग में, चलो ठीक है, मैं इसको कंप्लीट तो कर लूँ। ये बताओ अगर SO2 में से मैं एक कप भर के SO2 निकाल लूँ या मुट्ठी डाल के SO2 निकालूं तो कितना वेट आएगा? अब मैं कह रहा हूँ वो 1 कप भर के जो निकला वो 1 मोल के बराबर है, तो कितने ग्राम हमने SO2 निकाला? बताइए। मैंने SO2 गैस फिल कर रखी है, मैंने 1 कप भर के निकाला, मैंने कहा 1 कप 1 मोल के बराबर है, सबने कितने ग्राम SO2 निकाला है? सल्फर का वेट 32 होता है। सर 64 ग्राम। 64 ग्राम। अब मैं यही कहूँ अगर CO2 में 1 कप भर के निकालो तो कितना आएगा? 44 ग्राम। और N2 में कितना आएगा? 28 ग्राम। अब मैं मिक्सअप कर देता हूँ, अब तीनों गैस को मैं मिक्स कर देता हूँ एक कंटेनर में डाल के। इसमें SO2 भी डाल दिया, CO2 भी डाल दिया और N2 भी, बड़ा वॉल्यूम 1 2 3 को मिला के, तीनों को मिला के बड़े कंटेनर में डाल दिया। इसके नंबर ऑफ मोल N1, इसके N2, इसके N3। अब बताइए क्या मैं 1 कप डाल के कब निकालूंगा तो क्या उसमें सिर्फ SO2 आएगा? नो सर। यानी SO2, CO2 और N2 का एक मिक्सचर आएगा। ठीक। तो दैट मीन्स अब हमें ये कह रहा है कि जो कप का साइज है वो अभी भी वही 1 मोल के बराबर ही है। तो यानी 1 मोल अगर हमने गैस निकाली तो उसमें SO2 भी आएगी, CO2 भी आएगी और N2 भी आएगी। ठीक है। तो वेट जो है ना SO2 के बराबर आएगा, ना CO2 के बराबर ही आएगा, ना N2 के बराबर आएगा। और एवरेज मोलर मास का मतलब क्या होता है, उसको आप लिख लीजिएगा कि सिर्फ एवरेज मोलर मास जब आपसे कहेगा तो मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है। एवरेज मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल की बात कर रहे हैं कि 1 मोल अगर हमारे पास गैस निकालेंगे तो उसका वेट कितना आएगा। तो उसका वेट का निकालने का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि जितना वेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था कि नंबर ऑफ कप से हमने डिवाइड कर दिया था टोटल वेट निकाल करके। इसमें भी हम यही करेंगे। अब हमारा कप बदल के क्या हो गया, 1 मोल का हो गया है कप, तो मोल से हम डिवाइड कर देंगे। तो वेट टोटल अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? N1 इंटू SO2 मतलब मोलर मास ऑफ SO2 प्लस N2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 प्लस N3 इंटू मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कप्स यानी टोटल नंबर ऑफ मोल, WT upon NT, that is average molar अब कुछ चमका? सर 49 ग्राम आएगा इसका। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं डिफाइन कर दूं तब आप बता सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल अगर नहीं बताऊंगा तो फिर नहीं निकाल सकते। अगर एक एक
मोल मैं सबको ले लूं तो 64 प्लस 44 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 3, जो आएगा वो आपका एवरेज मोलर मास हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं निकाल चांद जैसा चमका इतनी जोर का मत चमका भाई। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि एयर है उसमें कुछ O2 है, ठीक है। O2 हमारे पास इसमें 20% है और N2 है वो कितना परसेंट है, 80% है। आपको एवरेज मोलर मास ऑफ गैस बताना है पहला, ठीक है। आपको एवरेज मोलर मास ऑफ गैस बताना है। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास of mixture combining SO2 and O2, combining SO2 and O2 in 2:1 mole ratio। चलिए दोनों पार्ट क्या से बताइए। सर दूसरे का 32।
हेलो हेलो कर रहा हूँ। हाँ जी चलिए, हमारे पास O2 और N2, O2 20% है और N2 80% है, ठीक है। आपसे एवरेज मोलर मास पूछा हुआ है, ठीक। तो आप बेटा कोई कितने भी नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर कर लो, लेकिन इक्वल रेशियो में लेना, ठीक है। मान लो O2 के हमारे पास 1 मोल है और N2 का 1 मोल है, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप इसके वैल्यू लिखोगे तो 32 इंटू 20, 1 मोल का 20% कितना हुआ, 0.20, ठीक। ठीक है, यानी 32% के 20% कितना हो, 0.20 मोल हो गए, यानी 20/100 प्लस, एक मिनट यार मैं क्या कर रहा हूँ, रुको। कहीं की चीज कहीं लेके जा रहा हूँ, चलिए। सपोज के लिए टोटल जो एयर है हमारे पास 100 मोल का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें से 20 मोल हमारे पास O2 है, यानी O2 का वेट कितना है, 32, 20 मोल होने का मतलब 20, ठीक है। ये अगर W1N1 प्लस नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 28, 100 मोल का 80% क्या है, नाइट्रोजन है, मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 100। सर अगर आप 28.8 ग्राम आएगा। 28.8 ग्राम आ रहा है, हो सकता है, देखता हूँ एक मिनट को। हाँ जी 28.8 ग्राम आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट का क्या आंसर आ रहा है बेटा, 32 आया है सर। 32 आ रहा है, हाँ नहीं 160/3 आ रहा है, 3.3। ठीक है। आपसे जिस मोल रेशियो में क्या है वही इसके नंबर ऑफ मोल कंसीडर कर लो। मान लो SO2 के 2 मोल हैं और O2 के 1 मोल है, तो SO2 का एक मोलर मास कितना होता है, 64 इंटू 2, O2 का कितना होता है, 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल, तो 64 दूना कितना हुआ, 128 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना है, 160/3, ये एवरेज मोलर मास हो गया। चलिए बेटा, किसी को कुछ डाउट है, आई थिंक 53.34 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट M एवरेज of a mixture containing O3 and O2 containing O3 and O2 in mass ratio of 2:1। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट mole composition of a gaseous mixture containing NO and NO2 whose average molar mass is 38। सर पहले का 42.6। पहले का 42.6,
हाँ 44 तो मैंने फाइनल आंसर ने कैलकुलेट किया है। चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए, मतलब बाकी दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ आंसर उसका। टू 88/7 आ रहा है पहले वाले पार्ट का आंसर। 192 + 96 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है। हाँ 288 डिवाइडेड बाई 7। बेटा अपने अकॉर्डिंग मोल्स आपको लेना पड़ेगा। आप मास 2 ग्राम और 1 ग्राम मान के ले सकते हैं नंबर ऑफ। ठीक है, वो आपको मास खुद एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे जैसे मोल्स खुद निकालना पड़ेगा जैसे आपको मोल्स दिए हैं। सर एम एवरेज का मतलब क्या है यहाँ? बेटा एवरेज मोलर मास को ही एम एवरेज कहते हैं। चलिए हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, मास रेशियो गिवन है, हमको मोल रेशियो निकालना है। तो एक चीज बता, अगर मैं मास सपोज कर लूं कि O3 का मास हमको 2 ग्राम दे रखा है और O2 का मास हमको 1 ग्राम दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मोल रेशियो। ठीक है, तो O3 के नंबर ऑफ मोल्स बेटे कितने होंगे, 2 डिवाइडेड बाई 48। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 32। यानी मोल रेशियो अगर आप निकालोगे तो 2/48 डिवाइडेड बाई 1/32। ठीक है, 2/48 मल्टीप्लाई बाई 32। 16 2 32, 16 3 48, यानी 4/3। यानी n ऑफ O3 वर्सेस n ऑफ O2 इक्वल टू कितना आता है, 4:6। अब आपको मोल रेशियो मिल गया। दूसरा ऐसे भी तरीका होता है लिखने का कि 2:1 में मास रेशियो आपको क्या गिवन है, मास रेशियो इक्वल टू 2:1। तो मोल रेशियो अगर लिखना हो तो आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, यानी 2:48:1/32। अब दोनों साइड 48 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से डिवाइड, 16 2 16 3 2 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, यानी रेशियो क्या आ गया, 4:3 का। किसका, ये O3 और ये O2 है। अब आपको मोल रेशियो बेटा मिल गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो
यानी मोलर मास क्या आएगा 48 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। बेटा माइक म्यूट कर लो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, माइक म्यूट कर लो। ठीक है, तो क्या अभी नहीं है जो बाद में परेशान करेगा। फर्स्ट वाला ये जो ऊपर लिखा कैलकुलेट एमएल, अच्छा मेथड रिपीट करो बेटा। आपको मास गिवन है, ठीक है, मास का रेशियो गिवन है, दैट मीन्स जो आपको मास गिवन है वो रेशियो गिवन है, वही उसका आप मास कंसीडर कर लो। हमें एवरेज मोलर मास में क्या चाहिए होता है, मोल्स चाहिए होते हैं। तो मान लो कि O3 के हमें मास गिवन है 2 ग्राम और O2 का हमको मास गिवन है 1 ग्राम। ये क्वेश्चन में आपसे कहा है मास रेशियो 2:1 का है, तो O3 के नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 48 मोल्स आएंगे O3 के, और O2 के नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 32 आएगा। दोनों का रेशियो लो, यानी 2 डिवाइडेड बाई 48 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 32, उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 4/3। तो 2 डिवाइडेड बाई 48 किसके मोल्स थे, O3 के मोल्स थे, और 1/32 किसके मोल्स थे, O2 के। यानी N ऑफ O3 और N ऑफ O2 का रेशियो क्या है 4:3 का। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 क्या कंसीडर करो 4, और O2 कितने कंसीडर करो 3। सेकेंड मेथड आपको क्या दिया, जो सिंपल मास रेशियो का दिया है गिवन, वहां अगर मोल रेशियो निकालना हो तो मोलर मास से उसी पॉइंट में मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो उसी पॉइंट पे ही। तो दो अलग अलग मेथड है जिससे आपको अप्रोच करना हो, दोनों एक ही है, बस एक 3-4 लाइन में लिखा, दूसरा 2 लाइन में लिखा है। हाँ थोड़ी सी ब्लर मुझे भी दिख रही है, लेकिन अभी शायद क्लियर हो जाएगी। चलिए सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेट मोल कंपोजिशन ऑफ ए गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग NO एंड NO2 whose M average is 38। मोल कंपोजिशन का मतलब बेटा आपसे मोल रेशियो पूछा है, या फिर ऐसे कह लो मोल परसेंटेज पूछा हुआ है, कितने परसेंट टोटल में प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स NO के या फिर NO2 के, आपको परसेंटेज के फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो मान लो NO के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1, और N2 के NO2 के कितने प्रेजेंट है N2 के बराबर। M एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो 16 इसका और 14 इसका, 16-14 कितने हुए 30, 30 इंटू N1 प्लस NO2 का कितना 16 दूना 32 और 14 यानी 46 इंटू N2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी N1 प्लस N2 इज इक्वल टू कितना आपको गिवन है 38। मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाए क्रॉस में, यानी 30 N1 प्लस 46 N2 is equal to 38 N1 plus 38 N2।
ठीक है, अब लेफ्ट राइट कर लो। यहाँ से आपका क्या आएगा, 8n2 इक्वल टू 8n1, 1:1 आ रहा है क्या? चौदह और 16 30, 16 दिन 32, 32 50% 50% आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। n2 और n1 का रेशियो क्या है हमारे पास, 1:1। ठीक है, यानी n2 कितना, NO कितना परसेंट प्रेजेंट है, 50% प्रेजेंट है, और सर NO2 एनओ का 30 होगा, क्या होगा, एनओ का मास। आयनों का मास 30 होगा, 16 और 14 30 नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, तो अगर आपसे मोल्स कंपोजिशन पूछता है तो दोनों 50-50% प्रेजेंट है। ठीक है, मोल्स रेशियो पूछता है तो 1:1 प्रेजेंट है। अगर आपसे मास कंपोजिशन पूछता है कि इसमें मास कंपोजिशन क्या है, तो इसका मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि किसी भी सबस्ट्रेट का मास अपॉन टोटल मास कितना है। मास परसेंट पूछने का मतलब ये हुआ, या मास कंपोजिशन पूछने का मतलब ये हुआ कि मास ऑफ NO डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर, वो आपका मास परसेंटेज होता है। इस क्वेश्चन में अगर आपसे मास परसेंट पूछता है वो भी निकाल के बता देता हूँ। अगर आपसे यहाँ मोल कंपोजिशन की तरह मास कंपोजिशन बेटा लिखता है ना, तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके से करने का मतलब जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए उन्हीं को कंसीडर कर लो। तो N2 के मोल्स कितने हैं, 1, यानी NO2 का मास आपके पास कितना प्रेजेंट हो गया, कितना है, 46 ग्राम। N1 के मोल्स कितने हैं, या फिर ऐसे कह लो NO के मोल्स कितने हैं, 1, यानी ये कितना हो गया, 30 ग्राम। अब मैं बात करूं मास परसेंट ऑफ NO, तो वो कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 100 इज द आंसर। सॉरी मिटा दिया बेटा, नोट कर लिया था ना सबने। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बेटा इसमें से मास किसी को परसेंटेज कंपोजिशन में किसी को कोई डाउट है, साथ सेंड कर दो। क्यों बेटा, कोई आपकी क्लास है क्या अभी? इसके बाद कोई क्लास है आपकी? नहीं सर, कोई क्लास नहीं है इनकी। आज से 11:30 तक क्लास की टाइमिंग है ना। जी। चलिए नेक्स्ट आपका है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन लिखिए। डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to
डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट STP, या फिर ऐसे लिख लो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये H2 लिखा है, मतलब हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, किसी भी जिस गैस की डेंसिटी है उसका, यानी डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम लोगों ने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बेटा आंसर दीजिए, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। आप उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा क्या पढ़ा था, किस कैसे यूज करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, यानी पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी, यानी पी एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इंटू आर इंटू टी। अब वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, यानी फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, पी एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी भी यूज होगा, और गैसेस स्टेट आपका चैप्टर आएगा वहां भी यूज होगा। अब यहाँ से डेंसिटी का फॉर्म लिखो, वेपर डेंसिटी इक्वल टू, अगर आप लिखो तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या आएगा, प्रेशर इंटू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई आर इंटू टी अपॉन प्रेशर इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। आर से आर कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया। हमसे क्या कहा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यानी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ गैस कुछ होगा, हमें क्या मतलब है निकालेंगे अभी, लेकिन हमें मोलर मास ऑफ H2 पता है कितना होता है, 2 के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर आप मोलर मास ऑफ गैस लिखना चाहोगे तो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे दो चीजें यहाँ पे पूछ सकती है, पहली बात आपसे वेपर डेंसिटी की यूनिट पूछेगा तो बताइए आंसर क्या देंगे। दूसरा, यहाँ से जो मास ऑफ गैस आता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसकी यूनिट क्या आएगी। पहला क्वेश्चन ये है वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, नो यूनिट। मास ऑफ गैस जो लिखेंगे उसकी वैल्यू क्या है, मतलब उसकी यूनिट क्या आएगी। बेटा उसकी यूनिट कुछ भी आ सकती है, ग्राम, किलोग्राम, यूनिट, जो भी आप लिखना चाहो कुछ भी हो सकता है। अगर मोलर मास है तो ग्राम में ही आएगा। तो जैसे मोलर मास ऑफ H2 आप 2 ग्राम के बराबर लिखोगे तो मास ऑफ गैस किसके टर्म में आएगा, ग्राम में आएगा। तो यहाँ से भी हमारा क्या निकलेगा, मोलर मास ऑफ गैस निकलेगा। तो ये चीज पॉइंट आउट कर लीजिएगा, जो एम ऑफ गैस लिखा है दैट मीन्स आपसे क्या लिखा हुआ है, वो मोलर मास ऑफ गैस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक टर्म और समझते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेटा नोट कर लिया सबने, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन लिखिए।
ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू, पूरा ले, with respect to density of water, liquid, ठीक है, at 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड जनरली आपका 1 atm प्रेशर होता है, लेकिन इसको छोड़ दो, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, ठीक। अब देखिए, दैट मीन्स किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 कितने में? 4 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। बताइए, डेंसिटी ऑफ H2 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 1 ग्राम पर एम 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी अगर आपने ग्राम पर ml में लिखा है और इसको भी डेंसिटी ऑफ H2 भी 1 ग्राम पर ml लिखोगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आएगी? जो भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आएगा, बस यूनिट क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। डेंसिटी ऑफ H2O क्या लिखोगे आप? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml से ग्राम पर ml, 1 यूनिट केवल बचा है, तो किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू सेम रिपीट हो जाती है। तो जब भी आपसे कह के देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कोई भी डेंसिटी है वही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। डन, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।